हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं रितेश, आप लोगों के अपने चैनल झारखंड एजुकेशन हब में। तो आज है 18 मई और 18 मई के करंट अफेयर्स के बारे में आज के इस क्लास में बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग इस क्लास में झारखंड के कुछ पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो आज भी हम लोग झारखंड के कुछ पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन लास्ट में करने वाले हैं। ठीक है, अगर इस क्लास की बात करें तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जेपीएससी का एग्जाम हो, जेएसएससी का एग्जाम हो, झारखंड पुलिस का एग्जाम हो, झारखंड दरोगा का एग्जाम हो, अगर उस एग्जाम में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है या फिर करंट अफेयर्स के सेक्शन को आपको उस एग्जाम में देखने को मिलता है, तो फिर ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्लास कब होती है? रोजाना सुबह 5 बजे ये क्लास होती है और इस क्लास में बहुत ही डिटेल में हम लोग हर एक करंट अफेयर के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगर इस क्लास को आप लोग रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको करंट अफेयर्स को समझने का जो थिंकिंग है वो डेवलप हो जाएगा और आप इस क्लास को करने से ये समझ पाएंगे कि झारखंड में अभी क्या हो रहा है और झारखंड में अभी क्या चल रहा है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड में क्या चल रहा है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। और आज हम लोग शुरू करते हैं इस अच्छे से आर्टिकल के साथ में। इस आर्टिकल में आप लोग देख सकते हैं कि ईडी के द्वारा झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, अब ये झारखंड के दूसरे मंत्री हो गए जिन्हें ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जो अभी तक जेल में है। ठीक है, उसके बाद अब जो है आलमगीर आलम की बारी आई है, जो कि ईडी के द्वारा इन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। तो हम लोग आलमगीर आलम के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ईडी के द्वारा आलमगीर आलम को गिरफ्तार क्यों किया गया है, आलमगीर आलम किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, ये पहली बार कब विधायक बने थे, झारखंड सरकार में इनका रोल क्या है, झारखंड के ये कौन से मंत्री हैं, तो इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सिनेरियो कुछ यूं रहा था कि आलमगीर आलम के पीए के नौकर के पास से 35.5 करोड़ का जो अमाउंट है वो मिला था। समझिए, किसके पास? आलमगीर आलम के पास से नहीं मिला था, ना ही उनके पीए के पास से मिला था। आलमगीर आलम के पीए हैं और पीए का एक नौकर है जिसकी सैलरी जो है वो 15,000 कही जा रही है। ठीक है, तो उस नौकर के पास से 35.5 करोड़ का अमाउंट जो है वो कलेक्ट किया था। किन्होंने? ईडी ने उस नौकर के घर में छापेमारी की थी और नौकर के घर छापेमारी करके 35.5 करोड़ का जो अमाउंट है वो निकाला था। ठीक है, इसी बीच में ईडी की पूछताछ होती है आलमगीर आलम के साथ में और आलमगीर आलम के पीए के साथ में, और आलमगीर आलम को गिरफ्तार जो है वो ईडी के द्वारा किया जाता है। इसमें 7 दिन का रिमांड जो है वो कोर्ट ईडी को देती है आलमगीर आलम के लिए। और ऐसा कहा जा रहा है ईडी के द्वारा कि आलमगीर आलम जो है वो कमीशन लेते थे, 1.5% जो है वो कमीशन लेते थे। कोई भी टेंडर अगर आलमगीर आलम पास करते थे तो उसके लिए 1.5% का कमीशन आलमगीर आलम अपने पास रखते थे। यानी अगर 100 रुपए का टेंडर पास हुआ तो 100 रुपए में 1.5 रुपया आलमगीर आलम अपना कमीशन लेते थे। वही अगर हो गया ये 1000 का, तो 1000 में 15 रुपए का कमीशन जो है वो आलमगीर आलम लेते थे, ये कह रही है ईडी। ठीक है, तो आप सोच रहे हैं कि 100 रुपए में 1.5 रुपया क्या ही मायने रखता है। यही पैसा जब करोड़ों में जाता है, 100 करोड़ 200 करोड़, तब सोचिए 100 करोड़ का 1.5% कितना होता है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं 100 करोड़ का 1.5%, 1.5 करोड़, 200 करोड़ का 3 करोड़, तो ऐसे करके इनका बंटवारा जो है वो होता था। ठीक है, तो आप यहाँ पे आलमगीर आलम के बारे में देख सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। आप देख सकते हैं ईडी के द्वारा आलमगीर आलम को गिरफ्तार जो है वो किया गया है। ठीक है, साथ ही इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि टेंडर में आलमगीर आलम का जो हिस्सा है वो 1.5% का है। ठीक है, ये ईडी कह रही है। ठीक है, आलमगीर आलम की बात करेंगे। आलमगीर आलम जो है वो किस पार्टी से है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के ये विधायक है। झारखंड के पाकुड़ से, किस लोकसभा क्षेत्र से है? तो आप यहां पे देखेंगे झारखंड के पाकुड़ लोकसभा पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से। लोकसभा कह रहे हैं, लोकसभा की तो 14 ही सीट है, विधानसभा की 81 सीटें झारखंड में है। तो पाकुड़ विधानसभा सीट से ये क्या है? झारखंड के अभी
विधायक है, ठीक है। ये झारखंड सरकार में मंत्री भी हैं और आप यहाँ पे आलमगीर आलम के बारे में देख सकते हैं, ठीक है। अगर बात करेंगे हम लोग मिनिस्ट्री की, तो आप यहाँ पे देखेंगे रूरल डेवलपमेंट और पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये दो मिनिस्ट्री हैं जो इनके पास हैं। किनके पास? आलमगीर आलम के पास, ठीक है। तो बात करेंगे मिनिस्ट्री की, कौन से मंत्रालय इन्हें दिया गया? रूरल डेवलपमेंट और पार्लियामेंट्री मिनिस्ट्री। झारखंड कैबिनेट का ये हिस्सा थे अब तक, इन्हें तो अब गिरफ्तार कर लिया गया है, तो झारखंड कैबिनेट का ये हिस्सा थे। अगर इनकी संपत्ति की बात करें तो इन्होंने जो अपनी संपत्ति बताई है, वो इन्होंने कहा है कि एसेट्स मेरे पास जो है वो लगभग 7 करोड़ के एसेट्स हैं, और लाइबिलिटीज की बात करें तो लगभग 39 लाख की लाइबिलिटीज जो है इनके द्वारा कहा गया है। किनके द्वारा? आलमगीर आलम के द्वारा। जब भी आप इलेक्शन में चुनाव लड़ते हैं, जब भी आप चुनाव लड़ते हैं, तो आपको अपना जो एसेट्स एंड लाइबिलिटी है, यानी आपके पास कितना पैसा है, इस चीज को आपको बताना होता है। किसे? इलेक्शन कमीशन को। जब भी आप नॉमिनेशन फाइल करते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी नॉमिनेशन फाइल किए, राहुल गांधी जी नॉमिनेशन फाइल किए हैं, तो वो लोग जब नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो उनको अपने बारे में हर एक चीज का डिटेल जो है वो देना होता है। आपके पास कितना पैसा है, ये पैसा आप कैसे कमाए हैं, आप कहां तक पढ़े लिखे हैं, आपकी एज क्या है, नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, हर एक चीज को वहां पे मेंशन करना होता है। उस तरीके से आलमगीर आलम ने भी मेंशन किया था कि उनके पास कितने एसेट्स हैं, लगभग 7 करोड़ के एसेट्स हैं। वही लाइबिलिटीज की बात करें तो लगभग उनके द्वारा ये कहा गया है कि 39 लाख की लाइबिलिटीज उनके पास है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो बीएससी किए हुए, ये कहां के? साहिबगंज कॉलेज से, भागलपुर यूनिवर्सिटी से, ठीक है। 1974 में, झारखंड 1974 में तो था नहीं, 1973 में बिहार था, तो बिहार के भागलपुर यूनिवर्सिटी से 1974 में ये बीएससी किए थे। कहां से? साहिबगंज कॉलेज से, ठीक है। तो ये कुछ आलमगीर आलम के बारे में डिटेल्स है, आप लोग देख सकते हैं। और याद रखें, अभी भी ये झारखंड सरकार के दूसरे मंत्री हो गए जिन्हें ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, ठीक है। तो कल से हम लोग कुछ इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। आज भर हम लोग इसके रिवीजन को भी कर लेते हैं, और कल से कुछ इसी प्रकार से डिटेल में हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए आइए झारखंड के कुछ पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। सीयूजे यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के तीसरे दीक्षांत समारोह में कौन जो है मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? सीयूजे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, ये कहां पे है? रांची में है, ठीक है। अब इसके बारे में आप लोगों को बताया जा चुका है कि इसके तीसरे दीक्षांत समारोह में, थर्ड कन्वोकेशन सेरेमनी में कौन जो है एज ए चीफ गेस्ट यहां पे आई थी? तो चीफ गेस्ट के रूप में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है वो शामिल हुई थी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीयूजे के तीसरे दीक्षांत समारोह में एज ए चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा शामिल हुई थी, ठीक है। अब द्रौपदी मुर्मू की बात करेंगे। रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा झारखंड के 2 महिलाओं को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो एक बार आप लोग नाम कमेंट करके बता दें, जितने भी लोग जानते हैं, किन्हें जो है वो किन महिलाओं को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। झारखंड के किन 2 महिलाओं को, क्या नाम है उनका, ठीक है। तो एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बता दें। ये आप यहाँ पे इनके डिटेल्स देख सकते हैं। अगर आप लोग अपने नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ से आप अपने नोट्स जो है बहुत ही इजीली बना पाएंगे। रिटन फॉर्मेट में आपको चीजें दी हुई है, और यहाँ पे कहा गया है कि सीयूजे यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जो कि रांची में है, उसके तीसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो शामिल हुई थी। और 28 जनवरी को सीयूजे यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का दीक्षांत समारोह का आयोजन जो है वो किया गया था, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ये आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड देख पा रहे हैं, ये कहां पे है? तो ये रांची में है, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा आप अपने नोट्स को पीडीएफ से भी बना पाएंगे। क्लास का पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल से ही मिल जाएगा। झारखंड एजुकेशन हब के नाम से ही आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, और उस टेलीग्राम चैनल पे आप ना केवल इस क्लास का पीडीएफ बल्कि सभी क्लासेस के पीडीएफ को भी आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। झारखंड कैबिनेट के द्वारा कितने मिल्क प्लांट की स्थापना की मंजूरी दिया गया है? झारखंड कैबिनेट के द्वारा, देखिए सिनेरियो क्या रहा है। झारखंड कैबिनेट का बैठक हुआ है। झारखंड कैबिनेट के बैठक में झारखंड कैबिनेट ने कई सारे अहम फैसले लिए हैं,
ठीक है, एक एक फैसले को आपको बताया गया है कि झारखंड में जो भी ट्रांसजेंडर्स है उन्हें 1000 की मासिक पेंशन राशि दी जाएगी। सभी ट्रांसजेंडर्स को ओबीसी का दर्जा दिया गया, आप लोगों को बताया गया है ओबीसी का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद झारखंड के सभी महिलाओं को 1000 की मासिक पेंशन राशि दी जाएगी, जो भी महिलाएं 50 साल से ज्यादा उम्र की होंगी। इसी तरीके से कई सारे फैसले लिए गए हैं। एक फैसला और लिया गया है क्या, कि झारखंड में मिल्क प्लांट की स्थापना की जाएगी और झारखंड में 3 जो है वो मिल्क प्लांट की स्थापना की जाएगी। झारखंड कैबिनेट ने यह फैसला लिया है, यानी ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे आप डिटेल्स देख पाएंगे कि झारखंड कैबिनेट के द्वारा 3 मिल्क प्लांट की स्थापना की मंजूरी जो है वो दिया गया है और ये तीनों मिल्क प्लांट जो है वो गिरिडीह, रांची और जमशेदपुर में स्थापित किया जाएगा। कहां कहां? गिरिडीह, रांची और जमशेदपुर में। ठीक है, मिल्क प्लांट के बारे में आप लोग जानते ही हैं, जहां पे मिल्क को प्रोसेसिंग किया जाता है और पैकेट में भरकर आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो 3 मिल्क प्लांट कहां कहां? गिरिडीह, रांची और जमशेदपुर। ठीक है, यहां से आप अपने नोट्स को बना पाएंगे। आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में जेएसएससी के चेयरमैन का पदभार किसे दिया गया है, यानी जेएसएससी का चेयरमैन किसे बनाया गया है? जेएसएससी का मतलब क्या है? झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, और जेएसएससी का चेयरमैन जो है वो किसे बनाया गया है? अब जेएसएससी के चेयरमैन की बात करेंगे तो जेएसएससी के चेयरमैन कौन थे? इसके पहले नीरज सिन्हा, आप लोग सुने होंगे, नीरज सिन्हा थे जेएसएससी के चेयरमैन। 28 जनवरी 2024 को जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है और जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में पेपर जो है वो लीक हो जाता है। आप में से भी बहुत कोई होंगे हमारे भाई बहन जो कि एग्जाम जो है वो दिए होंगे। ठीक है, तो जब जेएसएससी का पेपर जो है वो लीक हो जाता है, सीजीएल का पेपर, तब जो है ऐसा प्रेशर दिया जाता है नीरज सिन्हा के ऊपर कि आपको जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि उनको पहले ही दे देना चाहिए। अगर आप जो है जेएसएससी के चेयरमैन है और आपके कार्यकाल में, आपके कार्यकाल के दौरान आप एक एग्जाम को सही ढंग से कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, तो क्या फायदा आपके चेयरमैन होने का? सोचिए, अगर आप जेएसएससी के चेयरमैन है, अगर मेरी बात उन तक पहुंच रही है तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप जेएसएससी के चेयरमैन हैं और एक एग्जाम को सही ढंग से आप लोग कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है, कोई हक नहीं बनता है आपको जेएसएससी के चेयरमैन बनने का। इसीलिए आप जो है इस्तीफा दे दीजिए। अब जब ज्यादा प्रेशराइज किया गया तो नीरज सिन्हा ने 1 महीने बाद लगभग 27-28 फरवरी को क्या किया, तो रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया। उसके बाद प्रशांत कुमार को जेएसएससी के चेयरमैन का प्रभार दिया गया है। अभी जेएसएससी के चेयरमैन कौन है? प्रशांत कुमार। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन का चेयरमैन कौन है? प्रशांत कुमार जी। ठीक है, तो यहां पे आप इनके बारे में डिटेल्स भी देख सकते हैं। जल संसाधन विभाग के सचिव थे और उसी के साथ साथ जेएसएससी के चेयरमैन का प्रभाव भी इन्हें जो है वो दिया गया है। ठीक है, क्लियर? नोट्स को आप लोग बना पाएंगे यहां से। चलिए, ये है प्रशांत कुमार, आप लोग देख सकते हैं, और यही अभी वर्तमान में जेएसएससी के क्या है? चेयरमैन है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आइए, झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के कितने उपभोक्ताओं को निःशुल्क 125 यूनिट बिजली प्रतिमाह मुफ्त दिया जाएगा, यानी निःशुल्क दिया जाएगा? क्या होगा सही आंसर? देखिए हुआ क्या है, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? हेमंत सोरेन थे। तब उन्होंने एक इनोवेटिव या फिर हम लोग बात करें बहुत ही अच्छा कदम उठाया। क्या उन्होंने क्या कहा कि झारखंड के गरीब परिवारों को प्रतिमाह 100 यूनिट बिजली मुफ्त में दिया जाएगा। झारखंड सरकार वो खर्चा उठाएगी 100 यूनिट बिजली का। अगर आप एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, आपके पास बिजली के बिल के लिए पैसा नहीं है और आपका घर बहुत बड़ा नहीं है जिसमें आप बिजली का बहुत ज्यादा खपत करते हैं, आपके घर में एसी नहीं है, आपके घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, नॉर्मल सा घर है, तो आपके घर में 100 यूनिट लगभग प्रतिमाह बिजली का खपत होता होगा। वो 100 यूनिट बिजली सरकार जो है आपका भर देगी, आपको उसके लिए पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है, अब हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए। उसके बाद चंपाई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने और चंपाई सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन ने जो 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया था
हम उसे बढ़ाकर 125 यूनिट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत इनोवेटिव काम है, बहुत ही इनोवेटिव। ठीक है, साथ ही साथ उनके द्वारा ये कहा गया कि इसका लाभ झारखंड के 30 लाख परिवारों को मिलेगा। किसका लाभ? 125 यूनिट बिजली का 100 यूनिट से बढ़ाकर 125 यूनिट किया गया और इसका लाभ झारखंड के 30 लाख परिवारों को मिलेगा। अब अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि झारखंड सरकार के द्वारा लोगों को दी जाने वाली निःशुल्क बिजली में को 100 यूनिट से बढ़ाकर कितना यूनिट किया गया है, तो 125 यूनिट। आपको समझ में आ गया। 125 यूनिट करने का फैसला किनके द्वारा लिया गया है? चंपाई सोरेन के द्वारा लिया गया। 100 यूनिट देने का फैसला किनके द्वारा लिया गया था? हेमंत सोरेन जी के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप यहां पे डिटेल्स देख सकते हैं, झारखंड सरकार के द्वारा 3000 करोड़ तक की राशि का प्रावधान किया गया है, यानी 3000 करोड़ की राशि जो है झारखंड सरकार खर्चा करेगी। ठीक है, चलिए आइए, हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा झारखंड के किस व्यक्ति को 30 अंडर 30 की सूची में शामिल किया गया है? 30 अंडर 30 क्या है? देखिए, 30 साल से कम उम्र के 30 लोग, समझिए, 30 वर्ष से कम उम्र के 30 लोग, यानी ये जो 30 लोग हैं इनकी उम्र 30 वर्ष से कम होगी। किसी की 25, 26, 27, 28 ऐसे होगी। 30 वर्ष से कम 30 लोग जिन्होंने एक अच्छा काम किया है, उन्हें जो है फोर्ब्स के द्वारा इस सूची में शामिल किया जाता है। झारखंड के किस व्यक्ति को? प्रमोद प्रिय रंजन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फोर्ब्स के द्वारा झारखंड के प्रमोद प्रिय रंजन को 30 अंडर 30 की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां पे आप डिटेल्स देख पा रहे हैं और अपने नोट्स जो है यहां से आप बहुत ही अच्छे से बना पाएंगे। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आपको पीडीएफ में पूरा कंटेंट मिल जाएगा और आप आसानी से सभी चीजों के नोट्स को बना पाएंगे पीडीएफ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रमोद प्रिय रंजन, तो ये आप प्रमोद प्रिय रंजन को देख पा रहे हैं। चलिए, हाल ही में झारखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? झारखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? क्या होगा सही आंसर? तो रिसेंटली जो है वो किसे? झारखंड के तसर रेशम को। ऑप्शन डी, झारखंड का तसर रेशम। देखिए, तसर रेशम के बारे में जानिए। रेशम की बात करेंगे तो लगभग 4 प्रकार के रेशम होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के रेशम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इन चारों में से तसर रेशम का जो उत्पादन है वो झारखंड में सबसे ज्यादा होता है। पूरे भारत में जो तसर रेशम का उत्पादन होता है उसमें से केवल लगभग 30% तसर रेशम का उत्पादन पूरे भारत में होता है। बाकी बचे 70% तसर रेशम का उत्पादन हमारे झारखंड में होता है। सोचिए, पूरे भारत का 70% तसर रेशम हमारे झारखंड में उत्पादित होता है, इसीलिए झारखंड के तसर रेशम को जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन डी यहां से आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं 4 प्रकार के तसर रेशम होते हैं, सहतूत, एरी, मुगा और तसर। ठीक है, इसमें से तसर रेशम को जीआई टैग दिया गया है झारखंड का। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। झारखंड में सरायकेला, पलामू, दुमका, गोड्डा, इन क्षेत्रों में तसर रेशम का ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, ठीक है, अब बात करेंगे झारखंड के तसर रेशम की। देखिए, झारखंड में जो भी तसर रेशम का उत्पादन होता है वो ज्यादातर जो है दूसरे राज्यों में और विदेशों में निर्यात किया जाता है। हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तसर रेशम का, क्योंकि झारखंड में वैसे बड़े बड़े आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखने को नहीं मिलेगी जो कि का यूज। ठीक है, ठीक है, चलिए, जीआई टैग दिया गया है। जीआई का फुल फॉर्म भी आप लोग यहां से देख पाएंगे, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आइए, हाल ही में किसे झारक्राफ्ट का एमडी नियुक्त किया गया है? झारक्राफ्ट का एमडी बहुत इंपॉर्टेंट है। झारक्राफ्ट का एमडी जो है वो कृति श्री को, किसे? ऑप्शन सी, कृति श्री को झारक्राफ्ट का एमडी जो है वो नियुक्त किया गया है। इसे आप लोग याद रखे हैं। ठीक है, कौन है कृति श्री? आइए जानते हैं। आप यहां पे डिटेल्स देख पाएंगे कि झारक्राफ्ट का एमडी जो है वो कृति श्री को नियुक्त किया गया है। अब झारक्राफ्ट के बारे में बात करेंगे।
याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई थी। देखिए झारक्राफ्ट के बारे में, झारक्राफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्या है झारक्राफ्ट का फुल फॉर्म? तो झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, झारक्राफ्ट की स्थापना 2006 में। याद रखेंगे, नोट्स में बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, झारक्राफ्ट की स्थापना 2006। याद रखेंगे, जेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन झारखंड के कृषि निर्देशक बनाए गए हैं? झारखंड के एग्रीकल्चर डायरेक्टर, कृषि निर्देशक कुमार ताराचंद, ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखेंगे, कुमार ताराचंद। ठीक है, तो यहां पे आप डिटेल्स देख पाएंगे, आप लोग अपने नोट्स को बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, क्लास को आगे बढ़ाएं। झारखंड के एग्रीकल्चर डायरेक्टर, कृषि निदेशक कुमार ताराचंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के कितने लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? झारखंड के कितने लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार? 2 लोगों को। ऑप्शन ए, कितने लोग? 2 लोग। झारखंड के 2 लोगों को क्या राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार। ठीक है, ये 2 लोग कौन कौन है? डॉक्टर शीला कुमारी, कौशल किशोर। डॉक्टर शीला कुमारी और कौशल किशोर, इन्हें जो है राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, क्लियर? तो ये देख पा रहे हैं आप लोग, डॉक्टर शीला कुमारी और कौशल किशोर को राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार, झारखंड के 2 व्यक्तियों को, बहुत इंपॉर्टेंट। और झारखंड विधानसभा, हाल ही में झारखंड कैबिनेट में किसके द्वारा छात्रवृत्ति योजना को स्वीकृति दिया गया है? अच्छा, झारखंड कैबिनेट में किस छात्रवृत्ति योजना को? देखिए, अभी आपको रिसेंटली थोड़ी देर पहले कहा गया कि झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई, झारखंड कैबिनेट के बैठक में बहुत सारे फैसले लिए गए हैं। एक छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की गई है। कौन सी छात्रवृत्ति योजना? तो इसका नाम है मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना। ऑप्शन सी, मानकी मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम। क्या? मानकी मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम। ठीक है, क्या है मानकी मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम? इस स्कॉलरशिप स्कीम के तहत जो लोग इंजीनियरिंग और डिप्लोमा की पढ़ाई करते हैं उन्हें स्कॉलरशिप दिया जाएगा। किन्हें? इंजीनियरिंग और डिप्लोमा करने वाले स्टूडेंट्स को क्या मिलेगी? छात्रवृत्ति मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी। किस स्कॉलरशिप स्कीम के तहत? मानकी मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम के तहत। हो सकता है एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए कि डिप्लोमा और इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों को किस छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति दी जाती है या फिर दी जाएगी? तो क्या होगा सही आंसर? मानकी मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम। ठीक है, आइए आप यहां पे इसके बारे में देख सकते हैं। यहां पे दिया हुआ है कि झारखंड कैबिनेट के द्वारा मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना को स्वीकृति दी गई है। इसमें डिप्लोमा और इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति मिलेगी। जो लोग डिप्लोमा कर रहे हैं उन्हें 15,000 की स्कॉलरशिप, और जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं उन्हें 30,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी। जो लोग डिप्लोमा कर रहे हैं वैसे 3,000 स्टूडेंट्स को और इंजीनियरिंग करने वाले 1200 स्टूडेंट्स को हर साल छात्रवृत्ति दिया जाएगा। तो डिप्लोमा करने वाले 3,000 स्टूडेंट्स को, 3,000 छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा और इंजीनियरिंग करने वाले 1200 छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ जो है वो दिया जाएगा। तो याद रखेंगे, मानकी मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम। ठीक है, झारखंड कैबिनेट ने यह फैसला लिया गया है। क्लियर? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दें आप लोग। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, कल की क्लास में यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का निधन हो गया है? तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का निधन हो गया है। इनके बारे में आप लोगों को बताया गया था कि 2005 में ये पहली बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और आप लोगों ने भी बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था। आज के लिए आपका क्वेश्चन ये रहा, राज्य के किस स्टेडियम को मॉडर्न क्रिकेट स्टेडियम के रूप में डेवलप किया जाएगा? झारखंड के
किस क्रिकेट स्टेडियम को आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम के रूप में विकसित किया जाएगा? जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम, जेएससीए स्टेडियम या फिर कीनन स्टेडियम? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? क्या होगा जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है? तो सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या होगा, और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी आप लोग कमेंट करने का प्रयास करें। आई होप सो कि आप लोगों को आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा, और आज के इस क्लास में आप लोग सभी करंट अफेयर्स को समझ पाए होंगे। जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस किए हैं, आप लोगों को सभी करंट अफेयर्स में आ गया होगा, ठीक है? तो फिलहाल आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।